हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पीछे में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 9 का हिंदी कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज जो है आपके लिए क्लास 10 का हिंदी पेपर ओरिजिनल पेपर आपके लिए लाए हैं, ठीक है। क्लास 10 का ओरिजिनल पेपर लाए हैं जो आपको एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम डेट आपका है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए क्लास 10, वो परीक्षा आपका डेट है 1 अक्टूबर, है ना, 2024, है ना। इस दिन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो हिंदी का पेपर हम आपको बताए थे मॉर्निंग के टाइम में होगा, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में होगा, जिसमें से आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और सब्जेक्ट इसमें कितने रहेंगे, 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। पूरा बता दिया था। अगर ये सिलेबस को अच्छे से देखना है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, इसके लिए लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पूरा देख के समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है किस पैटर्न पर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और बात करते हैं इस जो अभी आपका ओरिजिनल पेपर लाए हैं, इसमें क्या क्या कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और किस टाइप का आपको पढ़ना है, वो चीज़ें बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि आपके लिए जो क्वेश्चन हम बनाए हैं वो VVI पॉइंट है, ठीक है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं जितना हम बता रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में है ना, वो बता दें कि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से आपका एकदम फुल में फुल नंबर आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे तो नंबर आपका कटौती हो जाएगी, है ना। आपका जो नंबर 10 नंबर की कटौती हो जाएगी। इसलिए आपको 50 में 50 लानी है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना दिया जा रहा है, 1 घंटे का, ठीक है। इसलिए 3 घंटे में कितना सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो हिंदी का पेपर आज लाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी में आपका क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, सब प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही विकल्प को चुनना है और ओमार शीट पर क्या करना है, कलर करना। 50 का 50 क्वेश्चन का क्या करना है, ओमार शीट पर कलर करनी है, ठीक है। उसके बाद गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। मतलब कोई भी अगर गलत अंक होंगे, गलत क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप कर दिए आंसर में, तो क्या करना है, उसका नंबर जो है, डरना नहीं कि नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटना। आपको 50 का 50 टच करना है और 50 का 50 क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कलर करना। गलत होंगे उसके लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो यही था। चलिए आपको दिखाते हैं पेपर क्या है। तो पेपर सबसे पहला हमारा जो है, इसको यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है। तो उससे पहले हम बता दें कि आपका जो हिंदी पेपर होगा, वो हिंदी पेपर 3 खंड में होंगे। कितने खंड में, 3 खंड में होंगे। याद रखिएगा क्या क्या पूछे जाएंगे वो भी आपको हम क्लियर कर देते हैं, जरा सब देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। आपका जो हिंदी पेपर होगा वो 3 खंड में होंगे। खंड क, ठीक है, खंड ख और खंड ग। याद रखिएगा ये 3 खंड में आपका जो है हिंदी पेपर रहेंगे, ठीक है। जिसमें से खंड क में क्या पूछे जाएंगे वो भी आपको हम बता दें। खंड क में आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, याद रखिएगा, गद्यांश, ठीक है। आपका जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, गद्यांश और साथ ही पद्यांश, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन पूछा जाएगा पैसेज टाइप में, है ना, जो किताब से बाहर रहेंगे, जो ये दोनों किताब से बाहर रहेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपका जो खंड ख दिया गया है, तो खंड ख से आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो याद रखिएगा व्याकरण से पूछे जाएंगे। किससे, व्याकरण से पूछे जाएंगे। 100% आपका व्याकरण से पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही जो आपका एक और दिया है खंड ग, इसमें याद रखिएगा आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किताब से, पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। याद रखिएगा पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे, है ना। किताब से, जो आपका किताब दिया गया है उस किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन किस टाइप में वो भी बता दें आपको, गद्यांश के रूप में और पद्यांश के रूप में भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तीनों टाइप में पूछे जाएंगे पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। 3 टाइप्स में, गद्यांश का पैसेज रहेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे बहुत सारा। पद्यांश का पैसेज रहेंगे, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तीनों खंड में। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर और एक एक करके क्लियर करते हैं। सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप बस खाली सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना। और एक चीज़ बता दें आपको, फाइनल बोर्ड में भी इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहना है, क्योंकि जो फाइनल बोर्ड होगा ना उसमें आप याद रखिएगा डायरेक्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा ना वो आपको देखने को मिलेगा। और सारा क्वेश्चन मेरा क्या है, VVI है। याद रखिएगा, इतना अगर कर लेते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा।
सारे स्टूडेंट को, जो कमज़ोर हैं तेज हैं सबके लिए, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं पेपर में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खंड क को, है ना। खंड क को क्लियर करते हैं। तो खंड क में क्या है देखते हैं एक एक करके और सारा सोल्यूशन करते हैं, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए खंड क में आपको जस्ट अभी हम बताएं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही देखिए बताया गया, क्या बताया गया, गद्यांश और पद्यांश। क्या पूछा गया, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। काव्यांश है, पद्यांश मतलब क्या हुआ, काव्यांश। तो गद्यांश मतलब हो गया क्या, इसमें स्टोरी पूछा जाएगा, ठीक है। गद्यांश मतलब स्टोरी पूछा जाएगा, ठीक है। बाहर का स्टोरी, किताब से बाहर का कुछ कहानी दे दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नीचे की ओर क्या करना है, क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें खोजना है आंसर। इसमें आंसर को खोजना है और खोजते ही मिल जाएंगे आंसर, उसको आंसर को टिक कर देना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे आप देखिए क्वेश्चन हम एक एक करके आपको कवर करा दें, ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का इसमें नहीं होगा आपका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे क्या, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिख रहा है हम लोग का, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है ये आपको पता होगा, ये आप यहाँ खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद आपको ये जानकारी होगी ही, क्योंकि गाछ वृक्ष किसको बोला जाता है, तो ये आपको पता है, किसको, पेड़ और पौधे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, पत्ते होते हैं, है ना, फूल होते हैं, फल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो याद रखिए दांत नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ के देखिए, मिल रहा है, देखिए। तो ये बोले ना कि हर क्वेश्चन का पैसेज में क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम खोज के आपको नहीं दिखाएंगे, आप यहाँ खोज लीजिएगा, हम सारा क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर दिख रहा है वो देखिए, बता रहा है यहाँ पे कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं, तो याद रखिए जड़ के द्वारा, है ना। मिट्टी का रसपान जो करते हैं किसके द्वारा, तो जड़ के द्वारा, है ना। जड़, वही जड़ मिट्टी में मिलते हैं, है ना, तो जड़ के द्वारा याद रखिएगा। फिर है पेड़ कब मर जाता है। पेड़ कब मर जाता है आप खुद बताइए, इसका आंसर आपको पता होगा। पेड़ कब मर जाएगा, जब उसको मिट्टी नहीं मिलेगा, है ना, जब उसको मिट्टी नहीं मिलेगा, जब उसको दवा नहीं मिलेगा, जब उसको पानी नहीं मिलेगा, जब उसको खाद नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा पेड़ जो है वो मरते हैं कब, जब उसको पानी नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें से याद रखिए कौन होगा ऑप्शन, पानी ना मिलने पर, ठीक है। जब उसको पानी नहीं दिया जाएगा पेड़ को, तो वो जीवित नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसका जड़ ही सूख जाएंगे, जड़ सूख गए तो क्या हो जाएंगे, पेड़ मर जाएंगे। तो याद रखिएगा इस जगह पे यही था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बता दें, आपका एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन जो है क्या पूछा जाएगा, 1 से 4 तक में गद्यांश ही पूछे जाएंगे। याद रखिएगा आपके एग्जाम में 1 से 4 तक इसी प्रकार का गद्यांश पूछे जाएंगे, आपको ऐसे ही यहाँ पे आंसर खोजनी है और मिलानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो आप देखिए आगे हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया है, पद्यांश दिया गया, काव्यांश, है ना, जो आपको मिलेंगे 1 नंबर से 5 नंबर से 8 नंबर तक, 5 नंबर से 8 नंबर तक, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे इस किससे, तो याद रखिएगा इस पद्यांश से। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में भी इसी तरह से 5 नंबर से 8 नंबर तक पद्यांश के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पद्यांश को, काव्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ करके और को क्या करना है, नीचे वाले क्वेश्चन जो पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे खोजनी है, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है 5 नंबर से हम क्या तक बोले अभी आपको 8 नंबर तक, तो दिखा देते हैं 5 से 8 तक में कैसे करना है आपको, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक नहीं होने देंगे और आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो आपको याद रखनी है वो लक्ष्य भेद करता है। क्या करता है, लक्ष्य भेद। अगर धनुष से बाण छूट जाए तो वो जिस पर छूटा हुआ है वो बाण क्या करता है, उस आदमी तक जाता है ना, मतलब जिस पर अगर हम चलाएं बाण तो वो बाण कहाँ तक जाती है, उस अपने लक्ष्य तक जाती है। लक्ष्य का भेद इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है हमको, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो
तो याद रखिएगा क्या मानते हैं, तो उसको मानते हैं फूल। क्या मानते हैं? फूल। याद रखनी होगी, उसको क्या मानते हैं? फूल। फिर बाल रवि की किरणें कैसी होती है? बाल रवि की किरणें कैसी होती है? तो याद रखिएगा स्वर्ण। कैसी होती है? स्वर्ण। आपको दिखा देते हैं, इसका भी आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना, इसका भी आंसर आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए बाल रवि की किरणें कैसी होती है? स्वर्ण होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आंसर मिल जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोले ना आपको सारा का सारा मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आपको खोजना है, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो याद रखिएगा कहाँ तक पहुँचे बिना? लक्ष्य। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाती है जीवन में, तब तक मेहनत करते रहना है, आराम नहीं करना है, चलते रहना है, कष्ट को झेलते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया यहाँ तक, तो आपको याद रखना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है खंड ख। खंड ख में आपका क्या दिया गया? व्याकरण। खंड ख में क्या दिया गया? व्याकरण। आपके एग्जाम में भी खंड ख में क्या दिया जाएगा? व्याकरण ही दिए जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको हम दिखा दें व्याकरण से क्वेश्चन जो है कितने पूछे गए हैं। यहाँ 13 है और आगे भी है, आगे आपको दिखा दें 13 मतलब 20 तक देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20 तक, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 20 तक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आपके भी एग्जाम में 20 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 से लेकर के 20 तक, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो होंगे आपके एग्जाम में क्या रहेंगे? व्याकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या क्या है उस चीज़ को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? बहुत VVI क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा, बहुत VVI, इसको कर लेना, छोड़ना नहीं है। तो याद रखना, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया उपस्थित होते हैं ना, तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं? याद रखिए सकर्मक क्रिया बोलते हैं। कौन सा क्रिया बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया? बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें जो क्रिया है ना, क्रिया कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन देखिए, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं क्रिया से, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अगर जवाब आपको मिल जाता है, भले यहाँ पुस्तक रहे चाहे ना रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो क्या होगा? पढ़ता होगा, पढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर कुछ ना कुछ रिप्लाई मिले कि पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अगर कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाए तो याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, याद रखना है आपको, ठीक है। या ऐसे ही आपको क्या करना, खोजना है। लेकिन अगर देख लीजिए एक ऐसे रहे, हंस रहा है, क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो हंस रहा है, इसमें बताइए क्या हंस रहा है? कुछ पता चल रहा है, कुछ रिप्लाई मिल रहा है? क्या हंस रहा है? पुस्तक हंस रहा है या फिर क्या हंस रहा है? कुछ ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है ना। खा रहा है, तो क्या खा रहा है? कुछ ना कुछ तो खाता होगा, वहाँ रिप्लाई मिल गया। लेकिन यहाँ हंस रहा है, रो रहा है, इसका क्या हंस रहा है, क्या रो रहा है? इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ ऑप्शन मिलता ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? याद रखें, ऐसी क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कुछ रिप्लाई मिल जाए तो याद रखिए वो कौन सा क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिखता है 11 नंबर, देखिए 11 नंबर को आप अच्छे से रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसान खेत जोत रहा है, तो इसमें क्रियापद कौन होगा? तो क्रियापद आप खुद बता सकते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। तो जोत रहा है, जोत रहा है क्या है? क्रिया है। लास्ट में देखिए जोत रहा है, ये पूरा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो काम करता है वही क्या है? क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया भी जस्ट बताएं, जिसमें अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्या होता है? रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे रमेश हंस रहा है, यही है आपका अकर्मक क्रिया। कैसे? क्या हंस रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आप, माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है? भोजन बना रही है, कुछ ना कुछ तो बनाती होगी, इसका रिप्लाई मिल गया, ये क्या है? सकर्मक है। देखिए मैं शराब पी रहा हूँ, तो क्या पी रहा हूँ? कुछ ना कुछ पीता हूँगा, है ना। क्या? शराब पी रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये है सकर्मक क्रिया। फिर है वह गीत गा रहा है, तो गा रहा है, क्या गा रहा है? कुछ ना कुछ तो गाता होगा, तो वो क्या गा रहा है? गीत गा रहा है, ये है सकर्मक क्रिया। लेकिन अकर्मक क्रिया कौन है? रमेश हंस रहा है, क्या हंस रहा है? कुछ पता नहीं, क्या हंस रहा है? कुछ पता नहीं। तो इसका मतलब रमेश हंस रहा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है? अंबर। क्या दिया गया है? अंबर। देखिए अंबर का एक अर्थ होता है क्या? वस्त्र, और दूसरा क्या होता है? मतलब एक अर्थ होता है वस्त्र,
ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपको याद रखनी है, क्या होता है, आकाश होती है। क्या होती है, आकाश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्या दिया गया है, तो आपको याद रखनी होगी एक एक करके। ठीक है, बहुत VPI है और व्याकरण में यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको घबरानी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थिक शब्द कौन नहीं है। तो याद रखिए, अनेकार्थिक मतलब होता है अनेक अर्थ, है ना। तो श्वेत का याद रखिएगा, अनेकार्थिक जो है वो कौन नहीं है। इसमें से याद रखिए, श्वेत मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, उजला होता है, सफ़ेदी होता है। ये तीनों श्वेत का अर्थ होते हैं। ठीक है, ये तीनों श्वेत का अर्थ होते हैं, मतलब होते हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद भी होता है, उजला भी होता है और सफ़ेदी भी होता है। लेकिन याद रखिए, श्याम नहीं होता है। ठीक है, श्याम जो है ये सब श्वेत का अर्थ नहीं है, याद रखिएगा। तो आंसर वही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा रीड करके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द है समुच्चयबोधक अव्यय है। तो समुच्चयबोधक अव्यय जो होते हैं, याद रखिएगा कौन है, अथवा। ये बहुत VPI है भैया, आपको अच्छे से रट लेनी है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में 100% आएंगे अथवा वाला क्वेश्चन। तो आपको आँख अथवा का ये ऑप्शन आए ना, तो अथवा ही मारना है, दूसरा नहीं मारना है। ठीक है, नेक्स्ट, पता नहीं वह चल गया, सही अव्यय पद चुन के भरिए। यहाँ पे वह क्या चल गया, किस प्रकार का चल गया, तो आपको याद रखनी है। वह देखिए, पता नहीं वह यहाँ चल गया, पता नहीं वह वहाँ चल गया, पता नहीं वह तब चल गया, या पता नहीं वह कब चल गया। आपको पता लग गया होगा आंसर कौन सा है, पता नहीं वह कब चल गया, ये होगा सही सटीक आंसर। तो ये 4 ऑप्शन में आपको इसी तरह पढ़ पढ़ के सेट करनी है। यहाँ पे जो ऑप्शन लगे आपको सटीक सही सेंटेंस, तो वही होगा आपका आंसर। तो याद रखिए ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अव्यय पर अव्यय का क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि इसमें क्या होगा फिलअप। तो आपको घबरानी नहीं है, अच्छे से पढ़नी है और सेंटेंस में सेट करनी है। जो सेट हो जाए वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दिख रहा है, क्या क्या बचा है देख लीजिए। देखिए बता रहा है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है ना। इसमें जब बताया गया तो इसमें आपको पढ़िए और पढ़ के बताइए कौन सा वाक्य है। तो आप देखिए, शिक्षक चाहते हैं, तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, दूसरा उनके विद्यार्थी अच्छा बने। तो 2 सेंटेंस आपस में क्या है, मिक्स है, मिला हुआ है, देख सकते हैं। 2 सेंटेंस है, यहाँ भी क्रिया है और यहाँ भी क्रिया है। ठीक है, तो 2 सेंटेंस जब आपस में किसी वर्ड के द्वारा, ठीक है, किसी वर्ड के द्वारा जब मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, आपको दिखा दें। उसमें से 4 ऑप्शन में से उसको क्या बोलते हैं, अब देखिए उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं, याद रखिए, मिला हुआ मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन जो होता है उसमें से कौन सा समास है, आपको क्लियर करा देंगे। तो याद रखिए, प्रतिदिन जो होता है कौन सा समास होते हैं, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास होते हैं, याद रखिएगा। आपको एग्जाम में अगर कुछ समझ में नहीं आए ना, तो अव्ययी भाव को ही टिक करना है। अगर नहीं कुछ समझ में आने लगे तब, लेकिन अगर आप जानते हैं तो अव्ययी भाव को नहीं टिक करना, पढ़ के समझ के टिक करना। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं कुछ आए तो अव्ययी भाव को टिक करना बहुत VPI है। और वैसे भी आपको हम बता दें, दिन में क्या कर दिया, प्रति जोड़ दिया गया, दिन में प्रति जोड़ दिया गया, इसलिए याद रखिए ऐसे शब्द मिले, ठीक है, जो दिन को क्या किए, प्रचलित किया जाए। दिन को मतलब कोई भी वर्ड को प्रचलित करे किसी वर्ड से जोड़ करके, तो याद रखिए वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन सा, अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, आप रीड कीजिए। निम्न में से बहुवीरीय समास कौन सा है। तो बहुवीरीय समास आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं, एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, लंबोदर। ठीक है, ये लंबोदर जो है ये बहुवीरीय समास है। बहुत VPI है क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लंबोदर कि लंबोदर बताइए कौन सा समास है, तो याद रखिएगा बहुवीरीय। कौन सा, बहुवीरीय। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है। वाच्य मतलब होता है वॉइस। ठीक है, वॉइस चेंज, इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं वॉइस चेंज, है ना, जो एक्टिव पैसिव बनाते थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है कि कृतवाच्य को आपको पहचानना है, मतलब वाच्य को पहचानना है। तो इसमें हमको दिखता है आंसर कृतवाच्य। क्या दिखता है, कृतवाच्य। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यहाँ तो देखिएगा कौन उड़ेंगे,
थोड़ा सा हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ज़रा सा देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ेंगे तो कौन उड़ेंगे भैया, मेन किस पर पता चल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे उड़ेंगे, तो उड़ेंगे तो ये किसको दर्शा रहा है, पक्षी को। किसको दर्शा रहा है, पक्षी को। यहाँ पक्षी क्या है, करता है, करता। करता मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। पक्षी मेरा क्या है, करता है, सब्जेक्ट है भैया। और करता सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, कृतवाच्य। क्या है, कृत। कृत में ही क्या है, करता है। कृत में ही क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कृतवाच्य पर डिपेंड है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ग्रामर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यही था 20 क्वेश्चन आपका ग्रामर में। और उसके साथ ही हम आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपको लगता है कि सर हमको व्याकरण में अच्छा से और क्लियर करना है, कि हमको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, जितना भी समास है, अदर भी क्वेश्चन थे, वो सारा क्लियर हो जाए, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे व्याकरण का फुल PDF दिया गया है। आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, डाउनलोड करके पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है क्लास 8 से लेकर के 12 तक का PDF है, उसी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, PDF डाउनलोड करनी है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के, और एक एक करके आपको जो जो टॉपिक इसमें दिए गया है 20 क्वेश्चन तक में आपको जो जो टॉपिक मिला ना, उसी टॉपिक को पढ़ना है। सारा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसमें सारा है, सारा क्लास का है, क्लास 8 से 12 तक की है, इसलिए आपको वही पढ़ना है जो आपको यहाँ पे 1 से 20 मतलब 9 से 20 तक में क्वेश्चन जो पूछा गया है, वही चीज़ को आपको पढ़ना है वहाँ पे डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट खंड जो मिल रहा है हम लोग का, वो क्या मिल रहा है, उस चीज़ को देख लीजिए आप। क्या मिल रहा है, खंड गौ। खंड ख खत्म हो गया, अब आते हैं खंड गौ में। तो खंड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। आपको जस्ट हम शुरू में ही बता दिए, ठीक है। खंड गौ में क्या दिया गया, पाठ्य पुस्तक, किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किताब से 3 चीज़ पूछे जाएंगे, आपको बता दिए थे, गद्यांश, पद्यांश, और ये गद्यांश से भी क्वेश्चन आंसर और पदांश से भी क्वेश्चन आंसर, मतलब 4 चीज़ें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गद्यांश में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का दिया गया वही दिया गया है ना जी। क्या दिया गया, देख लीजिए आप, गद्यांश दिया गया। क्या दिया गया, गद्यांश। तो गद्यांश में देख लीजिए किताब का क्या रहेगा, कहानी रहेगा। किताब का जो है क्या रहेगा, कहानी रहेगा। क्षितिज और जो आपका कृतिका है वही बुक से कहानी रहेंगे, और उस कहानी का क्वेश्चन यहाँ नीचे रहेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ खोजनी है आपको, ठीक है। ऊपर में खोजनी है, मिल जाएगी, आपको टिक कर देनी है, ठीक है। तो ये रहेंगे क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए तो सबसे पहले 21 में हम लोग का दिख रहा है, क्या बता रहे हैं, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था। तो आपको याद रखनी होगी कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो था एकलौता बेटा था। एकलौता मतलब एक था, कितना था, एक था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना, याद रखनी है। और एक चीज़ बता दें, अगर आपका आंसर यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है, अगर आंसर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो थोड़ा बहुत आपको किताब का स्टोरी तो पता होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक भी करनी है। बाकी कुछ कुछ का आंसर यहाँ भी मिल जाएंगे और कुछ कुछ का आंसर नहीं मिलेंगे। तो इस टाइप में आपको याद रखनी है कैसे करना है। आपको किताब का कहानी का जो हर टॉपिक का स्टोरी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो हमारा दिख रहा है 22, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो कैसा था, सुस्त और बोदा सा। सुस्त और बोदा सा, इसका आंसर आपको हम दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे खोज के, कैसा था, सुस्त और बोदा सा। देखिए मिल गया ना, बोले ना कुछ कुछ आंसर नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ आंसर मिलेंगे। तो कुछ कुछ आंसर जो नहीं मिलेंगे उसको आपका स्टोरी माइंड में होंगे, ठीक है, हर चैप्टर का, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये सारा VBI पॉइंट है, आप सबको इसे टिक करना है। और एक चीज़ बता दें, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के अंत में अभी आपको जो हम बताएंगे वो किस किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है, ताकि यहाँ पे टच कर जाए, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर, यहाँ तक देख सकते हैं। ये था आपका गद्यांश। गद्यांश में एक क्लियर हो गया, अब देख लीजिए, एक गद्यांश दिया गया जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको मिलेंगे 21 से 22 तक में क्या मिलेंगे, गद्यांश के क्वेश्चन मिलेंगे किसी कहानी के। दूसरा गद्यांश स्टार्ट हो गया, देख लीजिए आप, दूसरा गद्यांश स्टार्ट हो गया। अब दूसरा गद्यांश आ गया, उसी में एक और गद्यांश टुकड़ा दे दिया गया है, ठीक
ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा गद्यांश में क्या दिया गया है। दूसरा गद्यांश के भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए आप। दूसरा गद्यांश का भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए देखते हैं क्या है। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो फादर बुल्के की मृत्यु जो है याद रखिएगा जहरबाद से हुई है। किससे? जहरबाद से, ठीक है। आप ऊपर में जो गद्यांश दिया गया था दूसरा, उसमें मिलाइएगा, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगर मिला हुआ होगा तो दिखा देंगे आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता तो दिया गया है ना जहरबाद, देख लीजिए मिला, सारा मिल जाएगा। इसी टाइप का आपको मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी स्टोरी अगर दे दिया जाए तो इसी प्रकार को आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बता, विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का अर्थ याद रखिएगा नियम होता है, विधान, विधि, विधान। आप गाना भी सुने होंगे, बहुत सारा गाना निकला होता है विधान पर, है ना। ये विधि विधान है ना, जिसमें क्या होते हैं निर्गुण जिसको बोला जाता है, निर्गुण में बहुत सारा ये सब वर्ड निकलते हैं, विधि विधान। तो विधि विधान मतलब क्या हुआ? नियम। विधि विधान मतलब नियम, ये आपको याद रखनी होगी। ये व्याकरण का पाठ है, कोई अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ऊपर में आंसर खोजने से नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है वो क्या मिल रहा है आपको पता है? वो क्या मिल रहा है? काव्यांश मिल रहा है, मतलब गद्यांश। क्या मिल रहा है? गद्यांश। अब गद्यांश पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे किताब से ही, ठीक है। तो देखिए काव्यांश मतलब गद्यांश दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये गद्यांश दे दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, काव्यांश को पढ़ना है, और इसका आंसर यहाँ क्वेश्चन का आंसर ऊपर में ही खोजना है यहीं पे, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा जो मिल रहा है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो याद रखिएगा गोपियों की दशा जो है हारिल पक्षी की तरह होगी। किसके? हारिल पक्षी की तरह, ठीक है। आपको याद रखनी होगी किस पक्षी की तरह? हारिल पक्षी की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, बोले ना आपको हर क्वेश्चन का आंसर क्या करना है यहाँ पे खोजनी, चाहे वो गद्यांश रहे चाहे वो काव्यांश रहे। देखिए आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नंदन किसे कहा गया है? नंद नंदन जो है वो किसे कहा गया है? आपको याद रखना होगा कृष्ण को। किसको? कृष्ण को बोला गया नंद नंदन। आप देख सकते हैं नंद नंदन, आपको दिखा देते हैं क्लियर करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसको कहा गया? नंद नंदन। देखिए नंद नंदन जो बोला गया किसको कहा गया इस कविता में? याद रखिए किसको? कृष्ण को कहा गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कान्हा है ना, कान्हा, कान्हा किसको बोलते हैं? कृष्ण को। तो नंद नंदन जो है कान्हा को बोला गया, मिल गया, और कान्हा किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर नहीं, मतलब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? फिर दूसरा आगे काव्यांश, मतलब 2-2 काव्यांश दिया जाएगा आपके एग्जाम में। आपको याद रखना है किताब वाले गद्यांश और पद्यांश में 2 गद्यांश और 2 काव्यांश दिए जाएंगे आपके, ठीक है, एग्जाम में भी, आपके भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा काव्यांश जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? यहाँ से आपको रीड करनी है दूसरा काव्यांश, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आंसर यहाँ पे टिक करनी है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपको घबरानी नहीं है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बता रहा है कि यह पद्यांश किस कविता का अंश है? ये जो पद्यांश लिया गया है ना, यहाँ पे देखिए ये जो पद्यांश लिया गया है इस किस कविता का अंश है? तो देख लेते हैं, याद रखिएगा किस कविता का अंश है, याद रखना आत्मकथ्य। नहीं, आत्मकथ्य नहीं होगा, गलत है, ठीक है। आप देख लीजिए ये जो है आप यहाँ पे रीड कीजिएगा ना, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको क्लियर करा देते हैं। घेर घेर घोर गगन, है ना, धराधर हो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, है ना। तो ये जो बताया गया ना, एक कविता जो है उत्साह का है। किसका है? उत्साह का है। याद रखिएगा जब पढ़िएगा ना तो ये देख लीजिएगा, उत्साह में ये बादल के बारे में बताया गया है, ठीक है। उत्साह में ये बादल के बारे में बताया गया है। तो उत्साह ये जो है इसी कविता का ये क्या है? पॉइंट है। तो याद रखिएगा ये आंसर हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? कवि जो है बादल को क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो याद रखिएगा पूरा आकाश, पूरा आसमान घेरने के लिए कह रहे हैं। क्या? पूरा आसमान जो है घेरने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन का क्या करना है? आंसर आपको इसी प्रकार से मिलाना है और खोजना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये था आपका 2-2 क्वेश्चन काव्यांश से, 2-2 क्वेश्चन गद्यांश से। अब नीचे जो हमारा मिलेगा ना वो आपको हम बता दें, वो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। वहाँ तक 2-2 मिल गए। अब नीचे से आपको हम थोड़ा सा क्लियर करा दें कि आपको अब जो मिलेंगे क्वेश्चन वो क्या रहेंगे? काव्यांश और गद्यांश से आपको आंसर नहीं मिलेंगे, मतलब
ऊपर की ओर खोजने से आंसर नहीं मिलेंगे। ये सारा क्या है 29 नंबर से लेकर के, याद रखिएगा 29 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आंसर रहेंगे। क्या रहेंगे? क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये गद्यांश और काव्यांश से खोजने पर आंसर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। आपको थोड़ा सा बहुत यहाँ पे क्या करनी होगी, याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैप्टन कौन था, तो आपको याद रखनी होगी। ये सब क्वेश्चन ऊपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैप्टन कौन था आपको याद रखनी होगी, चश्मा बेचने वाला। उसके बाद है साथ ही क्या देख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखनी नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन है। और लास्ट में आपको बने रहना, कुछ बताएंगे कि किस चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो बताएंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। इसलिए लास्ट तक बने रहना, लास्ट में कुछ कुछ चैप्टर का नाम बताएंगे, ठीक है। उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ये सारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो आपको ये सारा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस जगह पे आपका एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, तो आपको याद रखने को क्यों इनकार कर दिया था, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। आत्मसम्मान मतलब खुद का जो सम्मान होता है उसकी रक्षा के लिए, अरे मेरा कोई इज्जत है या नहीं है ना, ऐसा बताया गया। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसने खीरा खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसको खीरा दिया गया था, खीरा खाइए, उसने बोला कि नहीं भैया नहीं खाना उनको, ठीक है, अपना भी तो इज्जत है, इसलिए उसी की रक्षा के लिए नहीं खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खान जो है वो क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। जो शादी उदी में जो बजाया जाता है शहनाई, है ना, वही शहनाई बजाते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको दिखा दें, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अच्छे से देखना है और रीड करना है, क्योंकि अगर रीड नहीं कीजिएगा ना तो क्या होगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है, तो याद भी नहीं रहेगा और गलत आप टिक लगा के आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको देखनी है अच्छे से, सारा क्वेश्चन करनी है। देखिए 32 देखिए, आप रीड कीजिए। लेखिका, ठीक है, लेखिका कौन थी, मन्नू भंडारी, ठीक है। मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, तो लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन जो है वो कौन सा शहर था, अजमेर। कौन सा था, अजमेर। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपको लास्ट तक बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। देखिए परशुराम के गुरु कौन थे, परशुराम के गुरु आपको याद रखना है कौन थे, तो परशुराम के गुरु जो थे वो शिव थे, ठीक है। परशुराम ने ही क्या किया था, शिव का जो धनुष है वो क्या किया था, पाया था, और शिव का धनुष जो है श्री राम ने तोड़ दिए थे, जिसके कारण परशुराम क्या हो गए थे, गुस्सा गए थे ना। तो याद रखिए परशुराम जो है शिव के ही गुरु थे, जिसके कारण उनको मिला था शिव का धनुष। शिव ने उनको धनुष दिया था, वो धनुष जो है श्री राम भगवान ने सीता को पाने के लिए क्या किए थे, तोड़ दिए थे वही धनुष, ठीक है। इसलिए परशुराम क्या हो गए थे, गुस्सा गए थे दोनों भाई पर, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये क्या थे, परशुराम के गुरु जी कौन थे, याद रखना आपको शिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, याद रखिएगा किस नाम से, यात्री के नाम से, किस नाम से, यात्री के नाम से, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, एक होता है मृग मतलब हिरन, मृग मतलब क्या होता है, हिरन, और यहाँ मृग तृष्णा दिया गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा को बोलते हैं छलावा, क्या बोलते हैं, छलावा। अगर मृग रहता तो मृग के लिए क्या लगाते हैं, हिरन, लेकिन मृग तृष्णा है, इसलिए इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा छलावा, क्या होगा, छलावा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज़ याद रखनी होगी, चट्टान जैसी भारी थी, कैसी थी, चट्टान जैसी भारी, है ना, क्यों, क्योंकि मेन गायक जो होते हैं उसकी आवाज़ चट्टान जैसी वजनदार होती है ना, याद रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दिख रहा है आगे क्वेश्चन जो हमारा है, भोलानाथ के सिर में क्या थी, भोलानाथ के सिर में क्या थी, याद रखना है लंबी लंबी जटाएं। ये तो आपको पता होगा जी कि भोले बाबा के लंबी लंबी जटाएं हैं जहाँ पे गंगा बसती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो याद रखिए कभी कभी बच्चे जो है जुलूस निकालते थे किसका, बारात का, है ना, खिलौना वाला, है ना, क्या करते थे, बाहर अपने घर के बाहर में
छोटे छोटे खिलौने लगाते थे और क्या करते थे, दूल्हा दुल्हन बनते थे और बारात जाते थे सब एक साथ, बच्चे सब, है ना। और कोई कोई क्या करते थे, उसमें खाना बनाते थे, कोई शहनाई बजाते थे, कोई डांस करते थे, कोई दूल्हा बनते थे, कोई दुल्हन बनते थे इस स्टोरी में, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जुलूस जो निकालते थे बच्चे सब मिल करके घर के बाहर उस गांव में, तो कौन क्या निकालते थे, बारात का जुलूस निकालते थे। किसका, बारात का, बारात जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो जॉर्ज पंचम की लाट जो है वो कहाँ स्थित थी, आपको याद रखनी होगी। कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट है, थोड़ा सा बता दें आपको, ठीक है। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो गंगटोक नगर जो है वो सिक्किम, कहाँ की, सिक्किम की, याद रखनी है, कहाँ की, सिक्किम राज्य की राजधानी है, ठीक है। सिक्किम का ही राजधानी क्या होती है, गंगटोक, ठीक है। चलिए ये था यहाँ तक आपका 40 क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। आपको थोड़ा सा बता दें कि यहीं तक था 40 क्वेश्चन। रीजन बताते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो होंगे ना वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा आपको हम बता दें यहाँ पे। आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, आप फोकस कीजिएगा। आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे या फिर 50 क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बताया गया, ठीक है। तो आपको हम 40 क्वेश्चन बता दिए। अगर 50 क्वेश्चन पूछा गया तो आपको घबराना नहीं है, टॉपिक वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टॉपिक वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। आपको प्रूफ के लिए आपको दिखा दें कि व्याकरण का टॉपिक देखिए क्या क्या दिया गया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछा जाएगा। ये मिड टर्म का एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है, मिड टर्म, है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक है हर चैप्टर का मिड टर्म का एग्जाम है ना, उसी का सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, उसी का बता रहे हैं। देखिए वाच्य दिया गया ग्रामर में, अपठित मतलब किताब से बाहर का गद्यांश और किताब से बाहर का पद्यांश, इतना से आपको क्वेश्चन व्याकरण में पूछे जाएंगे मात्र, ठीक है। और कुछ नया पॉइंट अगर बन सकता है तो बन सकते हैं, लेकिन इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अगर व्याकरण का अच्छा से कवर करना है तो आपको बताएं टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मेरा PDF है व्याकरण का, आप अपना जो जो चैप्टर दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप जा करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, व्याकरण आपका क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो आपका कृतिका बुक है उसमें एक ही चीज़ पढ़ना है, माता का आंचल, ये पढ़ लीजिए अच्छा से स्टोरी, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा जो है क्षितिज बुक, इसमें आपको सूरदास पढ़ लेनी है, नेताजी का चश्मा पढ़ लेनी है, जो अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा टच अभी कराएं, फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी टच कराएं, ठीक है। बाल गोविंद भगत, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन टच कराएं, ये सब स्टोरी आपको माइंड में रखनी है। आत्मकथा, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन टच कराएं, इसलिए बता रहे हैं कि आपको इतना ही सिलेबस से पूछा जाएगा मिड टर्म एग्जाम में, हाफ ईयरली जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, इतना ही पूछा जाएगा। तो ये सारा चीज़ तो करा ही दिए, सूरदास कृष्ण पर जो बताएं अभी, है ना, वो सारा चीज़ देखो सारा आपको कराए हैं। तो आपको नहीं क्वेश्चन छोड़नी है, आपको जो 40 क्वेश्चन अभी बताए ना, बहुत VVI है भैया, आपको ये नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि 40 क्वेश्चन बताए जो है इसमें क्या हो जाए आपका छूट जाए, नहीं, कभी नहीं छूटेगा आपका। 40 क्वेश्चन बहुत VVI है, याद रखिए, ये जो 40 क्वेश्चन आपको बताया ना बहुत VVI है, आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन टच करेंगे यहाँ से, ठीक है। और बाकी आपको अच्छे से और अच्छा से क्लियर करना है, तो जो अभी चैप्टर बताएं इतना अच्छा से आपको क्या करना है, इसका स्टोरी कवर कर लेनी है, और साथ ही व्याकरण के लिए आपको कहाँ जाना है, जो अभी जस्ट बताएं वहाँ जुड़ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कवर करा दिए, आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। जितना अनुमान लगाएं उतना क्लियर करा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये था हिंदी पेपर। नेक्स्ट पेपर अगर चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको देख करके हम आपके लिए बहुत जल्द लाने वाले हैं, जो पूरा का पूरा कवर करा देंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।